जी, क्या हाल हैं आप सेकंड ईयर केमिस्ट्री वाले बच्चों? ठीक ठाक हो? अपनी अपनी जगहों पे कायम हो, डटे हुए हो? चलें इंशाल्लाह ताला लगे रहो और साथ साथ मेहनत भी करते रहो। बेटा आज क्वेश्चन आंसर सेशन एक कर लेते हैं। मुझे आपके जो इस वीक में एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में मुकम्मल नहीं हो पाए थे, तो लेकिन जितने भी बहरहाल मुझे हुए थे, मौसूल हुए थे, तो इसमें भी देख लेते हैं फर्दर कितने हो पाते हैं। आज लास्ट 23 तारीख तक, 23 जून तक हो गए थे, तो 24 जून वाले से आज स्टार्ट करते हैं। 24 जून को ना कुछ बच्चों के आए हुए थे इसके क्वेश्चंस, तो वो मैंने छोटी छोटी सी बातें थी वो मैंने आपको उसके ऊपर भी रिप्लाई कर दिया था, पोर्टल पे भी रिप्लाई कर दिया था। तो बहरहाल जो कोई एक दो हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, 24 जून को बच्ची कह रही है कि सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट लॉन्ग एक बार फिर से बता दें प्लीज़। बेटा मैं आपको लॉन्ग बता देता हूँ लेकिन एक बात का ख्याल रखो आप, वो ये कि जब आपने डिसाइड करना है ना कि इस चैप्टर से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन करना है, तो फिर वो चैप्टर पूरा करना। बात समझ आइए? जब डिसाइड कर लोगे कि आपने बोर्ड में इस चैप्टर में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो फिर वो चैप्टर पूरा करना। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के चक्कर में ना रहना, रिस्क नहीं लेना। फिर क्यों? पता क्या करता है, सम टाइम दो शॉर्ट क्वेश्चन उठा के मिला के लॉन्ग बना देता है। ज़रूरी नहीं होता कि वो आपको यही कहे कि जी आप डाउन सेल ही बताएं या आप नेल्सन सेल ही बताएं, ज़रूरी नहीं होता, ऐसा नहीं करेगा। वो दो शॉर्ट क्वेश्चंस उठाएगा, उनको भी मिला सकता है। इवन वो 4 इक्वेशंस दे सकता है आपको। वो आपको 4 इक्वेशन दे, वो आपको कह दे कि जी कंप्लीट एंड बैलेंस, कंप्लीट एंड बैलेंस। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन का तैयारी किधर जाएगी? फिर मसला होगा आपको। तरीकाकार आप लोग ये करो, बाकी बच्चे भी सारे सुन लो ध्यान से। तरीकाकार आप लोग ये करो भी कि जिन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया पहला, दूसरा, चौथा और आगे इंशाल्लाह ताला हम जो करेंगे छठा, इनमें से तो लॉन्ग क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे की आपस में एक्सचेंज है, तो इसलिए हम एहतियातन दोनों कर लेते हैं। तो इनमें से तो लॉन्ग क्वेश्चन इनको आपने लॉन्ग क्वेश्चन जब इनका लाइक आपने अटेम्प्ट करने का इरादा करना है ना, तो आपने इनको मुकम्मल करना है। मैं बता देता हूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि वो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा देखें अब, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तो आपका है पेक्युलर बिहेवियर ऑफ लिथियम, पेक्युलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, दोनों आए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखें, उसने एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, या कहता है कि जी अल्कली मेटल्स की आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएं। अब ये जो पेज नंबर 24 पे हूँ इस वक्त, पेज नंबर 24 और 25 पे जो लिखी हुई हैं इक्वेशंस और उसके रिएक्शन सारे, तो वो उसने जनरल पूछ लिए। वो कहता है कि जी इसकी अल्कली मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएं। अब आपको ये लिखनी पड़ेंगी उसमें। अब हो सकता है इसी में मैंने आपको बताया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसकी कंप्लीट एंड बैलेंस वाली भी दे देता है, जैसे KO2 वाली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लिथियम कार्बोनेट की ब्रेकडाउन जो है, डिकम्पोजिशन वगैरह, इसलिए इस लिहाज से तैयार रहें। अब जब उसने अल्कली मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी हैं, तो इसका मतलब है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी दे सकता है, ऐसे ही। ओके, अच्छा, इसके बाद ये जो है पेज नंबर 27 पे ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बोनेट्स वगैरह, नाइट्रेट्स वगैरह, ये लॉन्ग क्वेश्चन में वैसे मेरे इल्म में नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कभी दिए हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो उठा के दे सकता है आपको। हाइड्रोक्साइड भी पूछ सकता है, नाइट्रेट भी पूछ सकता है, दोनों मिला के, दो शॉर्ट क्वेश्चन मिला के दे दे। फिर इंपॉर्टेंट जो इसमें से है और जो बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, डाउन सेल, नेल्सन सेल ऑब्वियसली। अब ये देखें पेज नंबर 31 पे जो है रोल ऑफ जिप्सम एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री, दोनों पूछा हुआ उसने एक दफ़ा दे दिया हुआ लॉन्ग क्वेश्चन के जनाब आप रोल ऑफ जिप्सम बताएं एग्रीकल्चर में। इसी तरह अगर ये बात उसने पूछी है तो फिर वो अगला भी पूछ सकता है, क्या नाम है इसका, रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसलिए
अभी वक्त है आपके पास, अभी ऐसा नहीं है क्योंकि 15 दिन बाद आपके पेपर हैं, इसलिए जो चैप्टर हम कर रहे हैं ना अभी, और जिनका मैं ख़ास तौर पे कह रहा हूँ कि इनमें से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन है, उन चैप्टर्स को थॉरली करें आप, उन चैप्टर्स को थॉरली करें ताकि रिस्क ना लें ना, रिस्क ना ले कोई, ये ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई ऑकवर्ड सा, कोई अनयूजुअल सा वो लॉन्ग क्वेश्चन बना दे किसी तरीके से और फिर आप मुश्किल में पड़ दें और पैनिक होकर आप अपना बाकी पेपर भी ख़राब करो। इसलिए जिन चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन डिसाइड करोगे उसको कंप्लीट करना। अभी तक हमने जो पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 चैप्टर हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है। इन तीनों चैप्टर्स को आई रिकमेंड के भी पूरा तैयार करें, लॉन्ग शॉर्ट के चक्कर में ना पड़े, मुकम्मल करें। बोर्ड के करीब जाके, पेपर्स के करीब जाके जब आपने एक काइंड ऑफ सिलेक्टिव और एक क्या उसको बोलते हैं कि फोकस्ड स्टडी करनी होगी तो फिर उस वक्त उनमें से निकाल लेना कौन से चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। बाकी बच्चे भी ध्यान से सुन लो और इस बात पे कर लें फिर काम, ठीक है। अच्छा जी, बच्ची कह रही है कि जी मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड का कॉन्सेप्ट प्लीज़ दोबारा रिपीट कर दें। बेटा मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कोई 2 मॉलिक्यूल आपस में मिले। यूजुअली आप देखें ना क्या होता है सॉरी, ये देखिए सोडियम है, क्लोराइड है, सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। सोडियम क्या है? एक मेटल है। क्लोरीन क्या है? एक गैस है। चलिए इसको यूँ लिख लेता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ। सोडियम क्या है? एक मेटल है। क्लोरीन क्या है? एक गैस है। लेकिन जब ये चीज़ मिलती है और केमिकल रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड एक अलग चीज़ है, ये एक सॉल्ट है, ये एक गैस है, ये एक मेटल है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज इसके अंदर काइंड ऑफ चेंज हो गई। इसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो गई। इसमें सोडियम और क्लोराइड वाली जो प्रॉपर्टी थी गैसियस वाली या मेटल वाली, वो ऐसा सच नहीं रही। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलें और अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को बरकरार भी रखें। जैसा कि ये आपने पढ़ा हुआ है उसमें बोरोन में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप आगे जाके भी देखेंगे। जैसा कि ये रिएक्शन करवाते हैं हम, आप आगे जाके देखेंगे अभी, या शायद आपने पढ़ लिया हो। ये रिंग टेस्ट की एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, रिंग टेस्ट। जब ये आपस में मिलते हैं ना तो ये बनाते हैं FeSO4.NO। इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड। मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड में ये डॉट लगाना ज़रूरी है, ये डॉट लगाना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मॉलिक्यूल्स ऐड अप हुए हैं। ठीक हो गया? मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं लेकिन वो मिलके अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते, उनको रिटेन करते हैं। लाइक नॉट लाइक दिस वन कि एक नया मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर? ओके। अच्छा जी, बच्ची उसके बाद कह रही है जनाब अली 25 तारीख को सर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ द पेंटाहाइड्रेट क्या है। 25 तारीख को बेटी है, ये कह रही है कि सर ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल ऑफ द पेंटाहाइड्रेट क्या है। ये मेरे ख्याल इसने पूछा है Na2B4O7 का, बोरेक्स का जो पेंटाहाइड्रेट क्रिस्टल है। तो उसमें बेटा कुछ भी नहीं है। Na2B4O7 का 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? Na2B4O7 5 वाटर मॉलिक्यूल्स है बेसिकली। इसको कहते हैं ना पेंटाहाइड्रेट, 5 हाइड्रेट है ना, पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं इसको। तो इसका जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहाइड्रल है। बस ये इसका मतलब है कि ऑक्टाहाइड्रल क्या है, उसका क्या है आप पूछ रहे हो कि ऑक्टाहाइड्रल क्रिस्टल ऑफ पेंटाहाइड्रेट क्या है। बोरेक्स के पेंटाहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर हुआ करता है वो ऑक्टाहाइड्रल है। इतनी सी बात है।
अच्छा जी, उसके बाद बेटी कह रही है कि इक्वेशन बैलेंसिंग पे बात कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आज कोशिश करता हूँ इक्वेशन बैलेंसिंग पे बात कर लें। अच्छा जी, फिर उसके बाद जनाब अली 26 तारीख को बेटा कह रहा है कि बोरिक एसिड अगर ख़तरनाक है तो फिर हम उसे यूज़ क्यों करते हैं, उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। पुत्र ख़तरनाक तो फिर कोल्ड ड्रिंक भी है, आप जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, कोक वगैरह पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ख़तरनाक तो वो भी हैं, तो लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि उसका इस्तेमाल देखा जाता है कि आप उसका कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। बोरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जब तक वो पाउडर फॉर्म में हो ना तो फिर थोड़ा सा है प्रॉब्लम है उसमें, यानी अगर आप उसको इनहेल कर लेते हैं तो डेंजरस है, और अगर आप वैसे यानी इन द फॉर्म ऑफ पाउडर उसको सांस लेने के लिए इनहेल करते हैं यानी तो वो दमा कॉज कर सकता है, तो इस हवाले से है। लेकिन चूँकि एहतियात करके तो फिर इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत पड़ती रहती है हमें चीज़ों की। अच्छा जी, उसके बाद बेटी कह रही है कि सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काइंडली आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन बता दें इंडिविजुअली। बेटा सेकंड के तो मैंने अभी बता दी और मैंने आपको साथ बता भी दिया है कि मुकम्मल चैप्टर करें, बेहतर यही है। बहरहाल एक बात कर लेते हैं हम फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। ये जो फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन पहला तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसकी जो क्लासिफिकेशंस हैं, ग्रुप, पीरियड, ये सारी बात, ये लॉन्ग क्वेश्चन आया भी हुआ एक दफ़ा बोर्ड में। आप इसके पीरियड्स की बात करें, आप इसकी फैमिलीज़ का बताएं, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है अलग से। अच्छा आप देखें ना, यही बात होगी पेज नंबर 5 पे और 6 पे एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ उसने, आयनिक रेडियस लिखा हुआ है। अब एक बार उसने पता क्या लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, उसने कहा है आप जनाब अली डिफाइन करें और डिस्कस करें क्या, पॉइंट ए एटॉमिक रेडियस और उसके साथ जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये दोनों मिला के उसने लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन करना है उसको थॉरली करें, सिर्फ उसके एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस पे ना रहें, चेंज कर देता है, मिला के दे देता है चीज़ें। बहरहाल इसमें देखा जाए तो एक दफ़ा आयनाइजेशन एनर्जी का लॉन्ग क्वेश्चन इटसेल्फ आया हुआ है, पूरा आयनाइजेशन एनर्जी का पूरा नोट लिखें उसके ऊपर, पेज नंबर 6 के ऊपर है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इंपॉर्टेंट है। फिर हाइड्रेशन एनर्जी का एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है पेज नंबर 11 पे ये भी आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन। हेलाइड और हाइड्राइड ये बड़े कॉमन है, दोनों आए हैं। और फिर सबसे अहम पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बेटी कह रही है कि जी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग की पड़ गई है इनको अभी से, कोई इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं, पूरे का पूरा चैप्टर तैयार करो बैठ के। अभी इंपॉर्टेंट की बात होती है आपके बोर्ड में जाके, बोर्ड से कोई 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले बोर्ड के करीब जाके, अभी से कहाँ से इंपॉर्टेंट आ गए। अभी पूरा चैप्टर करें बैठ के, वेले बैठे हो सारा दिन घर में बैठे हो, अभी भी इंपॉर्टेंट पूछ रही है। अच्छा जी, उसके बाद बच्ची कह रही है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स में सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। अच्छा सेकंड पॉइंट वो वाला तो नहीं है बोरेक्स बीट वाला, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेक्स में, हाँ जी पॉइंट नंबर 2 वही है बेटा, पेज नंबर 40 के ऊपर बोरेक्स बीट टेस्ट वाला है ना ये। तो बोरेक्स बीट टेस्ट शायद आपने ये क्वेश्चन उस वक्त किया होगा जब ये पॉइंट नंबर 2 सिर्फ डिस्कस हुआ होगा और बोरेक्स बीट नहीं हुआ होगा। तो बोरेक्स बीट टेस्ट उसके बाद मैंने बड़ी डिटेल से, मुझे याद है पूरा एक लेक्चर शायद 20-25 मिनट लग गए थे, तो हो चुका बात, मेरा ख्याल है वो क्लियर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई शक है तो आप पूछ सकते हो, दोबारा मुझे कह देना, या कॉल पे भी पूछ सकते हो, नंबर भी आपके पास होगा अब तो ऑफिशियल जो नंबर है, तो आप उसके ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है बच्चा कह रहा है 27 तारीख को, 27 जून शुरू होगी जनाब। सर लेक्चर कई दफ़ा लंबे होते हैं। पुत्र कई दफ़ा तो नहीं हुआ होना, 40 मिनट का लेक्चर होता है आपका, तो 40 मिनट से ज़्यादा तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी हुआ है। तो अगर कहीं एक आधी दफ़ा कोई इक्का दुक्का हो गया होगा तो मुमकिन है। यूजुअली मेरी कोशिश यही होती है कि लेक्चर 35 के करीब दे, 35 से 40, एवरेज 35 से रहे।
अच्छा जी, उसके बाद जनाब अली 27 तारीख को बेटा कह रहा है कि वाई सोडियम मेटल स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं क्योंकि सोडियम मेटल इंतहाई रिएक्टिव है, इंतहाई रिएक्टिव है। इतनी रिएक्टिव है कि अगर आप एयर में नॉर्मली उसको ओपनली रखें ना तो उसी वक्त वो रिएक्शन कर देगी, धमाका कर देगी। तो इसलिए उसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कैरोसिन ऑयल के साथ वो इनर्ट है, कैरोसिन ऑयल के साथ रिएक्शन नहीं करती। अच्छा जी, उसके बाद बेटा कह रहा है कि सर मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर को ब्रीफली बता दें। पुत्र मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर की काफ़ी दफ़ा बात हो चुकी है वैसे अब तो, लेकिन उसमें चलें थोड़ी सी बात ये बता देता हूँ कि मेटालिक करैक्टर से मुराद है कि कोई एलिमेंट कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अगर वो आसानी से इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर रहा है, तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं कि ये मेटालिक करैक्टर है। और दूसरी बात, अगर वो लूज नहीं कर रहा तो ये नॉन मेटालिक की करैक्टर प्रॉपर्टी है, उसको नॉन मेटालिक का कहते हैं फिर। और अगर दूसरी एक और बात की जाए तो आपको पता है कंडक्टेंस इन द टर्म ऑफ कंडक्टेंस, इन द टर्म ऑफ हीट कंडक्टेंस, इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस, ये भी ऑब्वियसली मेटल्स की करैक्टरिस्टिक है, नॉन मेटल्स में ये नहीं होती। लेकिन मेनली जब हम मेटल की करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना तो हम इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन की बात करते हैं उसमें। यानी जो आपको याद है ना वो वाली बात, अक्सर हम मैं यूज़ करता हूँ वर्ड क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। बल्कि मुझे याद पड़ रहा है कि किसी बच्चे ने ये बात पूछी भी थी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव क्या होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब यही कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रो नेगेटिव का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कितनी ताकत से रहा है। अगर वो ज़्यादा ताकत से खींच रहा है अपनी तरफ तो हम कहेंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, और अगर वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो करैक्टर है ना, ये करैक्टर ये मेटल्स का करैक्टर होता है, ये मेटल्स का होता है और ये नॉन मेटल्स का होता है। ठीक हो गया? ओके जी। उसके बाद जनाब अली 27 तारीख को कह रहा है, बेटी कह रही है कि हाउ वी कैन लर्न रिएक्शंस प्लीज गाइड मी सर। बेटा मुझे पता है, मुझे बिल्कुल पता है कि इनऑर्गेनिक के जो रिएक्शंस हैं ना ये मुश्किल होते हैं, ये मुश्किल करते हैं आपको। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये आपको मुश्किल कर रहे हैं क्योंकि आप इनको पहली बार पढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना। ये चैप्टर्स जो भी चल रहे हैं अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, कोई रिवीजन तो नहीं हो रही, इसलिए आपको मुश्किल लग रहे हैं। जब आप इनको ज़रा 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि हम इसीलिए रेकमेंड करते हैं कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से अटैम्प्ट करना, आप लॉन्ग क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से अटैम्प्ट ना करें, हम ये रेकमेंड करते हैं आपको। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको आसानी लगती है, जिसमें आपको आसानी लगती है। तो उसकी भी रीज़न यही, क्योंकि पता है हमें कि रिएक्शन ये ज़रा है मुश्किल, फिर इनमें बैलेंसिंग का भी इशू आ जाता है। कुछ इक्वेशंस तो चलें आसान है, बैलेंस की जा सकती हैं, लेकिन कुछ समटाइम वो मुश्किल भी हो जाती हैं। तो प्रैक्टिस करें, हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मैंने जहाँ तक हो सकता है रिएक्शंस में कोई कॉमन चीज़ निकलती है, या जहाँ तक हो सकता है उनको याद रखने का कोई टिप हो सकता है, या उनको बैलेंस करने का कोई टिप हो सकता है, मैंने वो साथ साथ बताया भी है थोड़ा बहुत जितना हो सकता है। लेकिन मुझे ये पता है कि इनऑर्गेनिक के रिएक्शन ज़रा मुश्किल करते हैं बच्चों को, तो कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। 2-4 बार जब एक बार किया होगा ना, फिर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगी तैयारी। उसके बाद भी बच्ची जनाब अली यही कह रही है, हाउ वी लर्न रिएक्शन प्लीज़ गाइड मी सर। बेटा यही बात है। अच्छा नहीं, उसी बच्ची ने 2 बार पूछा हुआ पुत्र, एक बार काफ़ी था। अच्छा दूसरी बार उसने साथ इमोजी भी बनाए हुए हैं अफसोस वाले। यहाँ चलें, अल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह ताला, कोशिश करें, हो जाएगा। 2-4 बार प्रैक्टिस करें, लिख के देखें, हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद बेटी कह रही है कि MCQs को ओपन करने का तरीका क्या है। कौन से MCQs पुत्र? टेस्ट वाले पूछ रही हो, या मेरा ख्याल है ये आपने शायद टेस्ट से रिलेटेड पूछा होगा। तो अब तो खैर टेस्ट का पैटर्न ही चेंज हो गया आपका, अब तो PDF फाइल में आपको पूरा टेस्ट अपलोड किया जा रहा है। तो अगर इसके अलावा कोई और बात है जो मुझे समझ नहीं आई तो फिर मुझे दोबारा पूछ लेना, या मुझे कॉल पे बात कर लेना। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अली 27 तारीख को बच्चा कह रहा है कि
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। ये बेटा मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम बेसिकली मेन डिफरेंस इनमें जो है ना वो ऑक्सीजन कंटेंट का है। जो है आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में वो आपका जो ऑक्सीजन कंटेंट है ये ज़्यादा होता है, और दूसरी तरफ जो रिड्यूसिंग है इसके अंदर आपका फ्यूल कंटेंट ज़्यादा होता है। मोर ऑक्सीजन मोर फ्यूल। ठीक हो गया। उसके बाद इसका हाई टेम्परेचर होता है, ये हाई टेम्परेचर होता है, ये निस्बतन इसको ऐसा नहीं है कि बहुत कम, इसकी निस्बत कम टेम्परेचर होता है। यानी कि अराउंड इसका टेम्परेचर होता है करीब 3400 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, और इसका होता है कोई 2900-3000 के करीब। अच्छा, फिर मैंने एक और बताया था आपको कि ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम है ना, ये जब बर्न होता है ना, ये बर्न होता है रोर के साथ, जैसे एक बाकायदा एक उसमें से फ्लेम में से आवाज आती है पूरी रोर के साथ। बर्न्स विद नॉइज, इसमें नो नॉइज। जितना ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता जाता है ना, उतना बर्निंग उसका रोर ज्यादा होता जाता है। तो ये इसमें डिफरेंस होता है इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में। अच्छा जी, बेटी उसके बाद कह रही है थैंक्स फॉर स्लोइंग योर स्पीड। अच्छा जी, वेलकम जी। लेकिन इतनी भी स्पीड हमने कम नहीं करनी है, हमने सिलेबस भी ख़त्म करना है। इतना थैंक्स ना करें, अभी स्पीड हमने दोबारा पकड़ लेनी। तैयार हो जाए आप लोग। अच्छा सर काइंडली, बच्चा कह रहा है सर काइंडली अगर टाइमिंग मॉर्निंग की हो जाती तो ज़्यादा सही रहेगा। बेटा ये तो मैनेजमेंट का इशू है, आप करके बात करके देख लें अपने क्लास इंचार्ज से या अपने जो कैंपस के मैनेजमेंट है उनसे बात करके देख लें, तो अगर मुमकिन होगा तो वो कर सकते हैं, देख लें। अच्छा, उसके बाद बेटी भी यही बात कह रही है कि सर आप क्लासेस 9 to 12 PM कर लें, यानी 9 AM to 12 PM। पुत्र ये मैनेजमेंट का है, देख लें, बात करके देख लें, अगर बनती हुई कोई बात उसमें तो हो जाएगा। उसके बाद जनाब अली बेटी कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्लीज़ नेल्सन और डाउन सेल में मेजर डिफरेंस बता दें। नेल्सन और डाउन सेल में सबसे मेजर डिफरेंस तो पुत्र यही है कि नेल्सन सेल सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस कर रहे हैं और डाउन सेल सोडियम मेटल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर एक और आप डिफरेंस ये कह सकते हैं कि जो डाउन सेल है उसमें मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है। डाउन सेल में मोल्टन सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है। और जो आपका है दूसरा, क्या नाम है इसका, नेल्सन सेल, इसमें एक्वस सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है। डाउन सेल और इधर है कौन सा, नेल्सन सेल। तो ये है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम मेटल और ये है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर एक और बात यह है कि इसमें मोल्टन NaCl यूज होता है और इसके अंदर एक्वस NaCl यूज होता है। फिर इनकी कंस्ट्रक्शन में भी फ़र्क है थोड़ा सा। फिर इसमें जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, इसमें आपको प्रोडक्ट हासिल होती है हाइड्रोजन और क्लोरीन, दोनों बाय प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होती हैं, और इसमें आपको क्लोरीन मिल जाती है साथ। बस ठीक हो गया। ओके जी। जी उसके बाद बेटी कह रही है 28 तारीख को कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वाई ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हैज़ मोर टेम्परेचर देन रिड्यूसिंग फ्लेम। वही बेटा अभी बात मैंने की ना कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की कंटेंट ज़्यादा होती है। देखें ना, ये रूम है, नॉर्मल रूम है, और इस रूम के अंदर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है अराउंड 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आग जला दूँ, कंबस्शन का प्रोसेस शुरू कर दूँ, तो क्या होगा, रूम गर्म होना शुरू हो जाएगा ना। जितना कंबस्शन का प्रोसेस ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा निकलेगी।
उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। जितना कंबस्शन का प्रोसेस कम होगा उतना टेम्परेचर कम निकलेगा, उतनी हीट कम निकलेगी। ऐसे ही है। तो जो ऑक्सीजन जब प्रोवाइड की जाती है, तो मोर ऑक्सीजन जब प्रोवाइड की जाती है तो मोर कंबस्शन। मोर ऑक्सीजन मीन्स मोर कंबस्शन। कंबस्शन कंप्लीट होती है, कंबस्शन ज़्यादा होती है। जब कंबस्शन कंप्लीट होती है और ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर राइज करता है। ठीक हो गया। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में टेम्परेचर हाई होता है, जैसे भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में 3400 डिग्री सेंटीग्रेड और करीब 2900 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, उसके बाद बच्चा कह रहा है 28 तारीख को कि सर एज वी इंक्रीज टेम्परेचर टुवर्ड्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन इफ टेम्परेचर इज गोइंग फर्दर इंक्रीज। पुत्र वाटर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। पहली बात तो ये कि आप जब उसको, ये मेरा ख्याल आप उसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, बोरेक्स के रेफरेंस में, उसकी सॉल्युबिलिटी के रेफरेंस में। तो वाटर का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर मेजर ही नहीं की जाती फिर, क्योंकि वाटर तो बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना, उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता फिर, जो वाटर लिक्विड है उसका। तो लेकिन बहरहाल अगर होगा भी किसी तरीके से आप करें भी तो मामूली सा डिफरेंस आएगा उसमें सॉल्युबिलिटी में, लेकिन वो मेजर इसीलिए 100 तक ही की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अली बेटी कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वन पॉइंट डिस्कस इन लेक्चर दैट पॉट्स वर ब्लैकिश ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन सराउंडिंग, सो वी प्रोवाइडेड मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन सराउंडिंग टू प्रिवेंट द ब्लैकिश कलर, वाई वी रिपेयर बर्नर। ये मेरा ख्याल है उस लिहाज से बात कर रही है, उसके हवाले से शायद मैंने जहाँ पे कहीं बात की होगी कि जब आपको ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पे प्रोवाइड ना हो रही हो, चूल्हे में मसला हो कोई, तो उसका जो आपकी जो देगची हैं या जो आपके बर्तन हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं। वो बेसिकली इसीलिए होते हैं। हम जब आपने अगर कभी वो चूल्हे को गौर से देखा हो ना, केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ आपको मज़ीद इंफॉर्मेशंस भी मिलेंगी इस वाले से। आप कभी चूल्हे को गौर से देखें ना, तो जो उसकी नोब है ना मैं चूल्हा बना के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, करीब ना इस तरह का शेप होती है, ऐसे और ऐसे। यहां पे आपका लगा होता है नोब, जो कि कंट्रोल कर रही होती है आपकी गैस को, कंट्रोलिंग नोब। आपने कभी गौर किया हो ना, तो यहाँ पे जहाँ पे वो रॉड जाके सेंटर में, ये बर्नर है बेसिकली, ठीक है जनाब, ये बर्नर है और यहाँ पे चूल्हा ख़त्म हो रहा है और ऊपर देगची भी रख दूँ एक। अच्छा, तो यहाँ पे ना जहाँ से नोब, यहाँ से इनलेट होता है ना गैस का, ये गैस इनलेट कह लें आप, और ये नोब है जो कि उसको कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे एक छोटा सा ना नीचे सुराख होता है, ये बेसिकली ऑक्सीजन ले रहा होता है। तो जब यहाँ पे जाके बर्निंग होनी होती है ना, तो ये बर्निंग हम गैस और ऑक्सीजन का एक मुनासिब सा मिक्सचर बना के भेजते हैं। गैस से मुराद है मेरी आपकी जो सीएनजी गैस है या आपकी जो सुई गैस है उसकी बात कर रहा हूँ। जो फ्यूल है वो और आपका ऑक्सीजन, इन दोनों का एक मुनासिब सा मिक्सचर बना के भेजते हैं हम। फ्यूल प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों का एक मिक्सचर बना के भेजते हैं, तो जाके वो बर्न होता है इसके अंदर। तो फिर अगर ये बर्नर इसके अंदर, यहाँ पे मसला है ना कोई, यहाँ से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रही है, समटाइम होता है कुछ चीज़ फंस गई है इसके अंदर, या वैसे ये कोई ख़राबी कर रहा है इसके अंदर, अगर ऑक्सीजन इनलेट प्रॉपर नहीं ले रहा ना, तो फिर चूंकि कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पे जो फ्यूल है, यहाँ पे फ्यूल का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर ये हो जाएगा रिड्यूसिंग फ्लेम, फिर ये रिड्यूसिंग की तरफ चला जाएगा। तो अगर ये ज़्यादा ही हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये एक ब्लैक सूट सा देना शुरू कर देता है, एक ब्लैक पाउडर सा बनना शुरू हो जाता है, जो कि फिर देगची के या बर्तन के ऊपर लग जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था उस वक्त भी कि गाड़ी में भी, बाइक में भी अगर इंजन प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो तो उसके सिलेंसर में भी ब्लैक पाउडर सा आना शुरू हो जाता है। वो आप अगर कभी उंगली से उसको टच भी करें, मैकेनिक जाके दिखाते हैं, आपके फादर या भाई जो भी आपके चलाते हैं, तो वो जाके मैकेनिक देखेगा ना, तो वो फ़ौरन से कह देगा कि फ़लाँ चीज़ का मसला इसमें आ रहा है, इसका मतलब है कि इंजन में प्रॉब्लम कोई कर रही चीज़।
ओके जी, उसके बाद बेटी कह रही है कि शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन बता दें। बेटा शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन एग्जैक्टली ये बनेगी कि the electrons present in the inner shells between the valence shell and the nucleus shield the nuclear effect from reaching to the outermost electrons or from reaching to the valence electrons। तो वो चूंकि शील्ड कर रहे होते हैं तो इसलिए फिर उसका जो न्यूक्लियर इफेक्ट है वो मुकम्मल तौर पे वहां तक नहीं पहुंच पाता। अच्छा, फिर बच्ची कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम सलाम, वाई द साइज ऑफ एटम इज नॉट रेगुलर इंक्रीज इन ग्रुप 3। ये क्वेश्चन वैसे डिस्कस हो चुका है पहले। ग्रुप 3 में सिर्फ गैलियम में आके मसला होता है, याद हो आपको तो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। गैलियम का साइज थोड़ा सा चेंज होता है और वो गैलियम का साइज जो चेंज होता है ना वो इंट्रोडक्शन ऑफ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, डी ऑर्बिटल्स की वजह से। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और ये है किसके केस में? इसके केस में, गैलियम के केस में। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो गैलियम है इसका साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है एल्यूमिनियम से, बस यही उसमें डिस्टर्बेंस आती है एक। उसके बाद जनाब अली 29 तारीख को बेटी कह रही है कि हम प्रीवियस लेक्चर कैसे देख सकते हैं। मेरा ख्याल है संडे को लेक्चर रिपीट होते हैं सारे, संडे को लेक्चर सारे रिपीट होते हैं पूरे हफ्ते के। लेकिन अगर नहीं हो रहे या किसी किस्म का कोई शक है इसमें तो इंचार्ज से बात कर लें, अपने कैंपस हेड से बात कर लें, तो वो आपको गाइड कर देंगे इसमें। अच्छा जी, उसके बाद बेटी कह रही है कि जी सर व्हाट इज मेंट बाय द रेड हॉट, प्लीज एक्सप्लेन इट। रेड हॉट का मतलब होता है किसी चीज को इतना गर्म करना कि रेड हो जाए। जैसे लोहा है ना, आप उसको इतना गर्म करने को रेड हो जाए, कॉपर है उसको इतना गर्म करने को रेड हो जाए, एल्यूमिनियम है, कोई भी चीज रेड हॉट। रेड हॉट का मतलब इतना गर्म करना उसको कि वो रेड हो जाए। उसके बाद बेटी कह रही है कि सर फर्स्ट ईयर के पेपर दोबारा होंगे या नहीं, प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर में बता दें। ये तो तरफ अल्लाह ही जानता है, अल्लाह जानता है या आपकी हुकूमत जानती है। अभी वेट करें थोड़ा सा, इंशाल्लाह ताला चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि शायद पेपर हों या शायद ना हों। वेट करें, दुआ करें और तैयारी रखें फ़िलहाल अपनी। अच्छा जी, उसके बाद जनाब अली 29 तारीख को, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड वी स्टडीड मेथड फ्रॉम कलमनाइट फ्रॉम बोरक्स, कैन वी फॉर्म बोरिक एसिड थ्रू द हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरक्स बिकॉज इट आल्सो। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर किसी भी रिएक्शन में कोई भी चीज़, जैसे आप कह रहे हैं कि जी बोरिक एसिड और रिएक्शन से बन रहा है, तो किसी अगर और रिएक्शन से वो बन रहा है तो वो बनाया जा सकता है। लेकिन 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 देखने वाली चीज़ क्या होती है, क्या उसको एक्सट्रैक्ट करना मुमकिन है? बन तो वो रहा है, लेकिन क्या उसमें से एक्सट्रैक्ट करना मुमकिन है? क्या उसको इस मेथड से बनाना फिजिबल भी है या नहीं? ये चीज़ें देखी जाती हैं। अदरवाइज बन तो जाते हैं, बनाने के तो 100 तरीके हैं किसी भी चीज़ के। अब देखें जैसे सोडियम क्लोराइड का या सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के तरीके तो 150 होंगे, लेकिन आप नेल्सन से बनाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि आपको फ़ायदा उसमें रहता है। ये चीज़ें कमर्शियली या लैब में जब भी डिस्कस की जा रही हो तो ये इसकी बिना पे बात की जाती है कि उसमें फिजिबिलिटी कितनी है। उसके बाद बच्ची कह रही है कि व्हाट इज़ फ्लक्स। फ्लक्स का यूजुअली जो, अब पता नहीं ये लाइन कहाँ पे वर्ड यूज हुई है, आप मेंशन कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे फ्लक्स का जो मतलब होता है वो इन द सेंस ऑफ फ्लो में आता है। फ्लो, मेटलर्जी में भी इस्तेमाल होता है फ्लक्स का वर्ड, और लैब के एक्सपेरिमेंट्स में भी इस्तेमाल होता है फ्लक्स का वर्ड। उसके बाद बेटी कह रही है कि सर वाई डी ऑर्बिटल्स हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन एस एंड पी ऑर्बिटल्स। हाँ जी, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली डी ऑर्बिटल का साइज होता है बड़ा। डी ऑर्बिटल का साइज होता है बड़ा। जैसे आपको याद हो, अगर आपने फर्स्ट ईयर में जब वो, ठीक है आपने फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए हुए, लेकिन फिर भी याद तो होगा ना
जब आपने वो पढ़ा है, क्या नाम है उस भाई साहब का, बोहर में जब आपने इलेक्ट्रॉन उसका ऑर्बिट का रेडियस निकाला था, तो आपको याद होगा उसने बताया था वहाँ पे कि जो पहला रेडियस है वो छोटा होगा, दूसरा रेडियस उसका डबल नहीं होता, वो उसका करीब 4 गुना होता है, उसका स्क्वायर होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो दूसरा रेडियस 4 टाइम लार्जर होगा, तीसरा रेडियस 9 टाइम लार्जर होगा, 3 रेज टू पावर 2, याद है, 2 रेज टू पावर 2, 1 रेज टू पावर 2, पहले रेडियस के लिए, दूसरे रेडियस के लिए, तीसरे रेडियस के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि पहला का अगर साइज ये है ना, ध्यान से सुने जरा बात, पहले का अगर साइज ये तो दूसरे का साइज ये नहीं होगा, डबल नहीं होगा, दूसरे का साइज करीब यहां जाके आ रहा होगा। अब तीसरे का साइज इससे डबल यहां नहीं होगा, तीसरे का साइज करीब इधर जाके आ रहा होगा, 9 टाइम, 4 टाइम्स। इसलिए जब इतना बड़ा साइज होता चला जाए, तो जितना साइज बड़ा होता जा रहा है उतनी इलेक्ट्रॉन्स भी तो फैलते जा रहे हैं ना। फिर यहां पे साइज कम था, इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब थे, ये शील्ड ज्यादा करते हैं। जैसे ये देखें ना, यहां पे मौजूद हों इलेक्ट्रॉन्स, ये अब मैं मिसाल के तौर पे मैं पी बनाता हूं, ये तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ऐसे ये शील्ड ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन जब डी ऑर्बिटल की बात की जाएगी तो साइज बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, तो इसलिए वो फिर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं कर पाते, होता है। लेकिन इन कंपैरिजन जब बात करें, एस और पी के कंपैरिजन में बात करें, तो फिर हम ये कहेंगे कि डी ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो पुअर है बनिस्बत एस और पी के। लेकिन ये नहीं कि है नहीं, ऑब्वियसली है, ठीक हो गया। ये वजह है कि वो गैलियम वाली भी बात हुई है ना, गैलियम का साइज हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, वो क्यों, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। उसके बाद बेटी कह रही है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल के टाइम। अच्छा चलें ठीक है, इसको यहाँ पे रखें, टाइम ओवर हो रहा है हमारे पास। तो कुछ क्वेश्चन अभी बाकी हैं, 29 तारीख के, 29 जून के कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं अभी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर बात कर लेंगे। आज लेक्चर का टाइम ओवर हो रहा है आपके। तो बेटा जो भी मज़ीद क्वेश्चन कोई ऐसी कन्फ्यूजन हो, ऑब्वियसली आप पोर्टल पे पूछें, LMS पे पूछते रहें। क्वेश्चन आपके पास नंबर भी मेरा मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं, उस पर कंफर्म कर सकते हैं चीज़ें। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप पोर्टल पे पूछें, क्योंकि पोर्टल पे पूछने से क्या है कि सारे बच्चों को बात एक कन्वे हो जाती है, यहाँ पे डिस्कस होती है तो सबका फ़ायदा हो जाता है। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, शाबाश, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह, गुड लक।